ठीक है। टुडेज टॉपिक इज एंजियोस्पर्मिक सीड, राइट। लास्ट क्लास में हमने बच्चों बेसिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने जो बेसिक टॉपिक कवर किया था वो क्या था, फर्टिलाइजेशन। हमने इसमें क्या पढ़ा था, अगर मैं उसका थोड़ा रिकैप करूं तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, और जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड इट इज कैरिड टू द फीमेल गैमेट थ्रू द पोलन ट्यूब। मतलब वहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसकी हेल्प से वो मेल गैमेट किस तक पहुँचता है, फीमेल गैमेट तक पहुँचता है। और इस प्रोसेस को मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं, सिफ्नोगैमी। सिफ्नोगैमी वो टाइप है जिस टाइप में ये क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, हम मेल गैमेट को कैरी करते हैं, कैरी ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेट, नॉन मोटाइल मेल गैमेट को कैरी किया जाता है अप टू द फीमेल गैमेट, कैरीज ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेट अप टू द फीमेल गैमेट थ्रू, किसके थ्रू होता है बच्चों, पोलन ट्यूब के थ्रू होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, राइट, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो बल्जिंग पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का उसको हम क्या कहते हैं, बल्जिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड ओवरी। और आप लोगों को ये बात पता है ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटेगुमेंटेड मेल स्पोरेंजियम, राइट। अच्छा, अब सपोज करो ये मेरा ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है। ओव्यूल के दो एंड प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल के अपर एंड को आप क्या कहते हो, माइक्रोपाइल, और ओव्यूल का जो लोअर एंड होता है उसको क्या बोलते हो, चेरिजल एंड, ठीक है। ये दो एंड प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इस ओव्यूल को देखूं तो इस ओव्यूल में होता क्या है, इस ओव्यूल में यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो सिनर्जिड सेल, क्या बोलते हो, सिनर्जिड सेल। और सेंटर में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एग। बट जब मेल गैमेट से ये फ्यूज्ड हो जाएगा आपका एग, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिप्लॉयड, नेचर में डिप्लॉयड होगा। और ये जो सिनर्जिड्स होंगे ये कैसे सिनर्जिड्स होंगे, डीजनरेटिव सिनर्जिड्स। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डीजनरेटिव सिनर्जिड्स, है ना। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं केवल, अगर मुझे इस पार्ट से मतलब हो, अपने केवल किस पार्ट की बात कर रहे हैं, फीमेल बल्जिंग पार्ट की, जो हमारे इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है दैट इज आवर एम्ब्रियो सेल, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली क्या है, ये हमारा ओव्यूल हो गया, हमने पढ़ा इस ओव्यूल में हमारे दो डीजनरेटिव सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, सेंटर में एक डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट है, उस डिप्लॉयड सेल को आप क्या बोल रहे हो, जाइगोट बोल रहे हो, है ना। और सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनको आप बोल रहे हो डीजनरेटिव सिनर्जिड्स, राइट। अच्छा, सेंटर में क्या होता है बच्चों, सेंटर में हमारा एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट था जिसके पास दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी। तो हमारा एक मेल गैमेट, आपको डबल फर्टिलाइजेशन तो पहले पूरा याद होना चाहिए कि जो हमारा एक मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज कर रहा था, एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा था एग के साथ एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। ये कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन है, ट्रू फर्टिलाइजेशन, राइट।
और सेकंड केस में क्या हो रहा था, सेकंड केस में क्या हो रहा था, जो हमारा दूसरा मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज कर रहा था, इट इज फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, है ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा था। पोलर न्यूक्लियाई कैसी थी नेचर में, डिप्लॉयड, और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जिसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये नेचर में कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, राइट। अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल इज डेवलप्ड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल होगा वो तो प्राइमरी एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुई थी, इट इज डेवलप्ड इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो नेचर में कैसा है, ट्रिप्लॉयड है, राइट, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सराउंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। जो चेलिजल एंड है हमारा, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, जो चेलिजल एंड की तरफ जो हमारे 3 सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज एंटीपोडल सेल्स, वो हो जाएंगे डीजनरेट, क्या हो जाएंगे, इनको बोलते हैं डीजनरेट एंटीपोडल सेल्स, राइट। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये फर्दर आपका डेवलप करेगा किसमें, एंडोस्पर्म में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फर्दर डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, है ना, और जो जाइगोट है इट इज फर्दर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अभी मैं आपको जब सीड फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो ये वाला जो पार्ट है ये इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि तुम्हें बेटर समझ में आए कि वो क्या है। तो जाइगोट इज फर्दर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट फर्दर किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस, राइट। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो बच्चों पहले होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म पहले बनना चाहिए, ठीक है, तो एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा। अच्छा, होता क्या है, आपको ये बात पता है, ओव्यूल इज डेवलप इनटू अ सीड, ओव्यूल फर्दर किस में डेवलप होगा, सीड में डेवलप होगा, एंड ओवरी इज डेवलप इनटू अ फ्रूट, ठीक है, ओवरी किस में डेवलप होती है, फ्रूट में डेवलप होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बात पता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक सीड होता है, उस टिपिकल एंजियोस्पर्मिक सीड में 3 मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं एक सीड के अंदर। पहला जो पार्ट होता है उस सीड के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सीड कोट। क्या होता है, सीड कोट। एक सीड के अंदर जो पहला पार्ट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सीड कोट। सेकंड पार्ट जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। और आपको पता है एम्ब्रियो कहां से डेवलप हुआ है, जाइगोट से। और जो थर्ड पार्ट होता है एक सीड के अंदर वो क्या होता है, एंडोस्पर्म, राइट। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट, it provide the nourishment for the developing embryo, right। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। तो अब तो ये एम्ब्रियो की मर्जी है कि या तो इस एंडोस्पर्म को पूरा कंप्लीटली क्या कर ले, खा ले, है ना, क्योंकि भाई जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो उस एंडोस्पर्म की नीड पड़ेगी। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर ले अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने मैच्योरेशन के लिए, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि एंडोस्पर्म रह जाए, है ना, एक कंडीशन ये हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बेसिस पर एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव 2 टाइप ऑफ सीड्स, ठीक है। एंडोस्पर्म के बेसिस पर हमारे पास 2 टाइप के सीड होते हैं। एक सीड हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड,
जिनका दूसरा नाम क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सीड। और एक होते हैं हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सीड्स, कौन से दो टाइप के सीड्स हैं जो हमारे पास होते हैं, है ना। तो हमें पता था एक जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, सबसे पहली बात, एक जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज बेसिकली कॉल्ड सीड, है ना। और सीड में बी ऑफ टू टाइप। तो सबसे पहला जो सीड होता है वो होता है आपका एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को बच्चों आप एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हो, है ना। अब हमें क्या पता है, एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये क्या कर रहा है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इफ एंडोस्पर्म रिमेन इन द ओव्यूल, अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस समय पे एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना, इफ एंडोस्पर्म is not completely consumed, if endosperm is not completely consumed during the embryo development, अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है, तो इस तरीके के सीड को क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या बोलते हो आप, एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड जिन तरीके के प्लांट्स में पाया जाता है, एग्जाम्पल व्हीट, राइस, कॉटन, बार्ली, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैसे प्लांट्स हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स वाले प्लांट है। मतलब ऐसे प्लांट जिनके जो सीड्स हैं, ऐसे प्लांट जिनका जो एंडोस्पर्म है इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होता। एक चीज आप याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है, ज्यादातर जितने भी मोस्ट ऑफ मोनोकॉट सीड्स आर, ज्यादातर जितने भी मोनोकॉट सीड्स होते हैं, मैं लिख रही हूँ मोस्ट ऑफ, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो ज्यादातर जितने भी मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। समझ में आ रही है बात। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है हमारे पास ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड एक मोनोकॉट प्लांट होता है, बट क्या है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब इसका जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। समझ में आ रही है बात। तो ऑर्किड जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, बट ये क्या है, मोनोकॉट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके पास कैसे सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, मतलब इनके एंडोस्पर्म परसिस्ट करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक डाइकॉट प्लांट भी है बच्चों, मैंने वैसे तो बोला ये तो मैं ज्यादातर जितने भी मोनोकॉट है वो एंडोस्पर्मिक सीड में आते हैं, पर एक डाइकॉट भी है, कैस्टर। जो कैस्टर जो प्लांट है ना, ये एक ऐसा डाइकॉट है जिसके पास एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड की कैटेगरी में आता है, बट इट इज अ डाइकॉट प्लांट। कैसा प्लांट है ये, डाइकॉट प्लांट है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी इज, तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस, है ना। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है नॉन एंडोस्पर्म का क्या मतलब है कि एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या मतलब एम्ब्रियो मैच्योरेशन के टाइम पे एंडोस्पर्म इज
एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, endosperm is completely consumed during the maturation of embryo, है ना। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे जो एंडोस्पर्म है वो क्या हो गया है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया है। इस तरीके के जो सीड्स होते हैं उनको बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या बोला जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडन प्लांट, एग्जाम्पल में याद रखना, मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडन प्लांट, ज्यादातर जितने भी डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की कैटेगरी में। इसके एग्जाम्पल हैं ग्राम, पी, बीन्स, कोकोनट। कोकोनट तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना, ग्राम, पी, बीन और कोकोनट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल है। मतलब ज्यादातर जितने भी डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। अच्छा, एक्सेप्शन आपको पता है, मैंने वहां पे लिखा दिया कैस्टर। कैस्टर एक डाइकोटिलिडन प्लांट है बट वो एंडोस्पर्मिक है, मतलब उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। और एक और एक्सेप्शन में आप मोनोकोट प्लांट में अगर मेंशन करना चाहो तो ऑर्किड को कर सकते हो। ऑर्किड के पास क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपके क्या है, एक्सेप्शंस हैं, राइट। एक सीड कैटेगरी होती है, नेक्स्ट कैटेगरी है पेरिस्पर्मिक सीड। एक तीसरे टाइप के सीड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। बच्चों पेरिस्पर्मिक सीड्स कैसे डेवलप होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ओव्यूल बना था, ओव्यूल का टेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हो। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेल डेवलप हुआ था। ओव्यूल के अंदर आपको पता था इसके चारों तरफ कुछ ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे जिनको मैं क्या बोल रही थी, न्यूक्लियस बोल रही थी। क्या बोल रही थी, न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस में से एक सेल होता है जो बहुत ज्यादा नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, साइज में थोड़ा बढ़ जाता है और वही रिस्पांसिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिन सीड्स में रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट, मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली डीजनरेट नहीं होता ड्यूरिंग द एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, कुछ न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो बच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट, राइट। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। क्या बोलते हैं, और जो ये न्यूक्लियस का जो रेमिनेंट्स परसिस्ट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस का कुछ पार्ट जो बच गया है, इन शॉर्ट बात ये है, पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस डीजनरेट नहीं हुआ है, मतलब कुछ न्यूक्लियस ऐसा है जो अभी भी ओव्यूल में और एम्ब्रियो सेल में परसिस्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखना, ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर के अंदर जो टाइप ऑफ सीड देखने के लिए मिलता है वो कौन सा सीड होता है, पेरिस्पर्मिक सीड्स होता है। कौन सा सीड होता है, पेरिस्पर्मिक सीड। तो मतलब जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें कुछ न्यूक्लियस के रेमिनेंट परसिस्ट करेंगे, राइट। तो ब्लैक पेपर होता है और एक बीट प्लांट होता है, उसमें भी हमें पेरिस्पर्मिक सीड देखने के लिए मिलते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड मैंने तुम्हें बताया था, सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्डर कवरिंग, जिसको आप क्या बोल रहे थे, सीड कोट, है ना। तो सीड एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है जिसको आप बोलते हो सीड कोट। सीड कोट बेसिकली क्या होता है, दिस इज द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, this is the hard protective covering which is present around the seed, है ना। सीड के चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, है ना। तो सीड कोट क्या करता है, वो सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
एंड सीड कोट इज डेवलप्ड फ्रॉम द, सीड कोट बेसिकली क्या है, इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इट प्रोटेक्ट द इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल, राइट। और सीड कोट की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर पार्ट होता है सीड कोट का, सीड कोट का जो बाहर का पार्ट है, मतलब आउटर पार्ट ऑफ सीड कोट, सीड कोट के जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। और जो इनर पार्ट होता है सीड कोट का, द इनर पार्ट ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड टैगमन, राइट, ठीक है। तो आउटर पार्ट जो होता है सीड कोट का उसको टेस्टा बोला जाता है, और जो इनर पार्ट होता है सीड कोट का दिस इज कॉल्ड टैगमन। तुमने ये देखा ना, ग्राम चना देखा होगा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है ग्राम के केस में, है ना। दिस स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है, स्मॉल पोर को माइक्रोपाइल कहा जाता है, ठीक है। चने के बाहर एक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है ना, उसको तो सीड कोट बोलते हैं। तो आउटर टेस्ट है, इनर टैगमन, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पे एक स्मॉल पोर, एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना। इस स्मॉल ओपनिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज responsible for the exchange of, it is responsible for the exchange of oxygen, oxygen मतलब air and moisture। ये air और moisture को exchange करने के लिए क्या होता है, responsible होता है, right। तो यही माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या कर रहा है, ये सीड के अंदर मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की जो एंट्री है ना उसको फैसिलिटेट कर रहा है। मतलब सीड बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर पाए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को क्या कर पाए, शेयर कर पाए, है ना, जो कि सीड की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तुम्हें पता है बहुत सारे ग्राम्स को अगर हम कॉटन के कपड़े में लपेट के रख देते हैं गीले करके, तो उनमें से वो अंकुरित वो हो जाते हैं, स्प्राउट्स ग्रो कर जाते हैं, उन्हीं को तो हम स्प्राउट सीड कहते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इनटू द सीड व्हिच इज बेसिकली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। नए प्लांट को ग्रो करने में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, मॉइस्चर का एक्सचेंज हो रहा है। एक सीड को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस सीड को एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तभी वो सीड क्या करेगा, ग्रो करता है और ग्रोथ शो करता है, राइट। ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी से क्या मतलब है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे वायबल वर्ड का क्या मतलब है, सीड वायबिलिटी क्या कहना चाह रही है, कितने टाइम तक जर्मिनेट कर सकती है, वो किसी सीड के अंदर कितना पावर ऑफ जर्मिनेशन है ना। कब तक कोई सीड अपना जो पावर ऑफ जर्मिनेशन है उसको रिटेन कर पा रहा है, उसको बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, सीड वायबिलिटी बोल रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे सीड्स होंगे जिनका पावर ऑफ जर्मिनेशन बहुत कम होगा, कुछ ऐसे सीड्स होंगे जिनका पावर ऑफ जर्मिनेशन बहुत लॉन्गर ईयर्स तक रहता होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है ऑक्सिलिस प्लांट। ऑक्सिलिस प्लांट का जो सीड होता है बच्चों, इट रिमेन वायबल अप टू अ मंथ। बात मतलब इस प्लांट का जो सीड है वो हो सकता है महीने तक क्या रहे, वायबल रहे, है ना, वायबल रह सकता है। नेक्स्ट सीड जो है हमारे पास वो है ल्यूपाइन सीड। ल्यूपाइन सीड की जो वायबिलिटी होती है वो ओवर द ईयर्स होती है, इट रिमेन वायबल अप टू 2000 ईयर्स तक ये क्या रह सकता है, वायबल रह सकता है ल्यूपाइन सीड, ठीक है। ल्यूपाइन सीड को एक्सहिबिटेड किया गया था, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम
आर्कटिक टुंड्रा एक रीजन होता है ना जो बहुत ठंडा इलाका होता है, वहां से ल्यूपाइन सीड को क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। और इस सीड की जो वायबिलिटी होती है ना वो 2000 ईयर्स तक होती है, मतलब ये बहुत लंबे समय तक क्या रह सकता है, वायबल रह सकता है ना। और जिस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था बच्चों, उस प्लांट का नाम है ल्यूपिनस आर्किटस। तो ये वो प्लांट है जहां से सीड को क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास होता है ल्यूपाइन सीड। एक और सीड है जिसका नाम है डेट पाल्म, ये तो तुमने सुना होगा। डेट पाल्म जो सीड होता है ना, ये वायबल रहता है अप टू द 20,000 ईयर्स, मतलब काफी लंबे समय तक ये सीड क्या रह सकता है, वायबल रह सकता है, बहुत लंबे समय तक, है ना। तो हम इस सीड की जो वायबिलिटी होती है वो भी बहुत लंबे समय तक होती है, ल्यूपाइन सीड की वायबिलिटी भी बहुत लंबे समय तक होती है ना। तो ये चीज याद रखनी है, सीड वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड तक कोई भी सीड क्या है अपना बेटर पावर ऑफ जर्मिनेशन क्या कर पा रहा है, शो कर पा रहा है ना। जब तक आपका सीड वायबल है, जब तक वो जर्मिनेट कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड, है ना। तो हर सीड की जो वायबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिफर होती रहती है, बदलती रहती है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट। सीड डेवलप हो गया, हमें पता है ओव्यूल इज डेवलप इनटू द सीड, और आपने पढ़ा ओवरी इज डेवलप इनटू अ फ्रूट। तो एक जो राइपेंड ओवरी होती है, आ राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा राइपेंड ओवरी को, फ्रूट कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो वॉल होती है ओवरी की, द वॉल ऑफ ओवरी, क्या कहेंगे उसे, द वॉल ऑफ ओवरी which forms the wall of ovary which forms the wall of fruit, जो फ्रूट की वॉल को फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। तो वॉल ऑफ ओवरी को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प, और राइपेंड ओवरी इज फर्दर डेवलप इनटू अ फ्रूट, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास ट्रू फ्रूट, फर्स्ट वन इज अ ट्रू फ्रूट। सेकंड होता है हमारे पास फॉल्स फ्रूट, इसका क्या मतलब है, और थर्ड हमारे पास होता है पार्थिनोजेनिक फ्रूट, राइट। तो हमारे पास 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, और एक होता है पार्थिनोजेनिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो केवल किससे डेवलप हो रहा है, विच इज डेवलप फ्रॉम द ओवरी ओनली। ये वो फ्रूट है जो केवल किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से डेवलप हो रहा है, दैट फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। मतलब क्या है इस बात का मतलब, इस बात का मतलब ये है हमने पढ़ा था ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट है विच इज डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली, जो केवल किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से डेवलप हो रहा है ना। और फॉल्स फ्रूट क्या है, विच इज डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स, ठीक है, जो दूसरे पार्ट से डेवलप होगा, ओवरी से डेवलप नहीं होगा। तो विच इज डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स, मतलब अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से अगर वो फ्रूट डेवलप हो रहा है, दैट फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है बच्चों एप्पल। एप्पल जिस पार्ट से डेवलप होता है ना ओवरी के, वो पार्ट होता है आपका थैलेमस। कौन सा पार्ट होता है, थैलेमस। थैलेमस तो अदर पार्ट है ना फ्लावर का, उससे डेवलप हो रहा है, तो ये तो ट्रू फ्रूट नहीं है। ऐसी एक एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी कैसा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। कैश्यू कैसा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट।
मतलब ये वो फ्रूट है विच इज डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होने, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फ्रूट। तो यहाँ पे मेंशन करिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इधर मेंशन करो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना। तो नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है हमारे पास? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बेसिकली बच्चों ये ऐसा फ्रूट होता है, सच फ्रूट which is developed, such fruit which is developed without fertilization। समझ में आ रही है बात? मतलब ये ऐसा फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है। बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं हुआ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं हुई है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू कैन से दैट, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है विच इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, सच फिनोमिना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, राइट। और इसका एग्जांपल याद है किसी को? बनाना, राइट। तो बनाना और ग्रेप्स कैसे फ्रूट्स हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब सच फ्रूट विच इज डेवलप्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। ये बात समझ में आ गई? मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ओव्यूल इज डेवलप्ड इनटू अ सीड, ओवरी इज डेवलप्ड इनटू अ फ्रूट on the basis of presence or absence of endosperm. We have two type of seed. First one is the endospermic seed, second one is non endospermic seed. Endospermic seeds क्या होते हैं? जिनके एंडोस्पर्म रिमेन करते हैं ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो, और नॉन एंडोस्पर्मिक जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। मोनोकोट प्लांट में कौन से सीड देखने के लिए मिलते हैं? और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किस में देखने के लिए मिलते हैं? डाइकोट्स प्लांट्स में, ठीक है। और उनके भी हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, मतलब कुछ ऐसे डाइकोट प्लांट्स होते हैं जो किसकी कैटेगरी में आते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे मोनोकोट प्लांट होते हैं जो किसकी कैटेगरी में आते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। फिर हमने पढ़ा था सीड के 3 पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है सीड का, उसको सीड कोड कहते हैं, ठीक है। सीड कोड का अपर पार्ट टेस्टा होता है, इनर पार्ट टेगमन होता है, और देयर इज अ स्मॉल पोर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सीड, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, व्हिच इज बेसिकली फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर इनटू द सीड, राइट। और फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? फ्रूट, है ना। सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी में क्या आता है? सीड वायबिलिटी में कौन सा सीड की कितनी पावर ऑफ जर्मिनेशन रहती है, दैट इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। इसमें हमने 3 सीड्स के एग्जांपल डिस्कस किए हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था फ्रूट। फ्रूट में बेसिकली क्या होता है? जो राइपेंड ओवरी होती है उसको हम फ्रूट बोलते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। फर्स्ट वन इज, सेकंड इज फॉल्स फ्रूट, एंड थर्ड वन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, राइट। ठीक है, अब ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। राइट। एपोमिक्सिस क्या होता है? बेसिकली एपोमिक्सिस एक इस तरीके का, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली क्या है? ये asexual reproduction है that mimics the asexual reproduction that mimics the sexual reproduction, right? मतलब कहने का क्या है? जो प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है वही प्रोसेस इसमें होंगी, बट क्या है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ लो, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट।
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि एपोमिक्सिस में जो आपका सीड प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। सीड जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि बिना किसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के क्या हो रहा है, यहाँ पे सीड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे मियोसिस भी नहीं हो रही है, राइट। समझ में आ गई बात? देखो हमने जो बेसिक फर्टिलाइजेशन पढ़ा था वो क्या था? बेसिक फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं? मेल गैमेट्स आते हैं पॉलन ग्रेन से, है ना। और ये मेल गैमेट्स हमारे किस में आ जाते हैं? ओव्यूल में आ जाते हैं, जो हमारे इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है ना। ये सब हमने पढ़ा था। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है और मेल गैमेट का जो फीमेल गैमेट से फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? फर्टिलाइजेशन कहते थे। मतलब आप समझ रहे हो सीड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? सीड प्रोड्यूस कब हो रहा है? जब हमारा ओव्यूल क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, है ना। तभी तो वो ओव्यूल फर्दर किस में डेवलप हो रहा है? सीड्स में डेवलप हो रहा है ना। ये बात समझ में आ रही हो? अब यहाँ पे क्या होता है? एपोमिक्सिस के केस में बेसिकली क्या होता है? एपोमिक्सिस में होता है जैसे हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? गायनोशियम, ठीक है। तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड गायनोशियम। और गायनोशियम में 3 पार्ट प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओव्यूल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियोसाइट ये सब प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यानी कि ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर है हमारे पास? डिप्लॉयड। ओव्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। ये बात पता है कि नहीं पता? ओव्यूल के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट भी नेचर में कैसे हैं? डिप्लॉयड है, राइट। अच्छा, अब क्या होता है? यहाँ पे एक मेगास्पोर्स मदर सेल प्रेजेंट होता है। मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है? नेचर में डिप्लॉयड होता है। जब मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन में जाता है तो उससे क्या फॉर्म्ड होते हैं? मेगास्पोर्स मदर सेल कैन अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। और ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर होते हैं इनमें से जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं दे गेट डिजेनरेट। 3 मेगास्पोर्स गेट्स डिजेनरेट और जो 1 मेगास्पोर है वो क्या रह जाता है? बस 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, है ना। और ये कैसा है? नेचर में हैप्लॉइड है, राइट। तो यहाँ पे कैसा डिवीजन हुआ है? यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो मियोटिक डिवीजन हुआ है ना। अब ये जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर किससे फ्यूज करेगा? आपका मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा एक तरीके से, है ना। और जब ये फ्यूज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है नेचर में? डिप्लॉयड। जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू एन और एम्ब्रियो कैसा होता है नेचर में? दिस इज आल्सो डिप्लॉयड, राइट। यही तो प्रोसेस हो रही थी बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या था? हमारे पास ओव्यूल था जो कि एक डिप्लॉयड होता है, न्यूक्लियस एंड इंटेग्यूमेंट, फर्दर मेगास्पोर्स मदर सेल बने, उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, राइट। अब पता है क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं इट प्रोड्यूस द सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों वो क्या रहा है? मे बी पॉसिबल कि न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट ने किस में डेवलप हो गया? सीड में डेवलप हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या हो गया है? स्किप हो गया है। डायरेक्ट क्या हुआ है? न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट इज डेवलप्ड इनटू अ सीड। न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट डायरेक्ट किसमें डेवलप हो गए? सीड में डेवलप हो गए। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि मेल गैमेट आए और फर्टिलाइजेशन हो। तो ये बच्चों 2 तरीके के होते हैं यहाँ पे
Apomixis are of two type. First one is the adventive embryonic. एपोमिक्सिस जो होता है वो दो टाइप का होता है. पहली केस को हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक. एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक के केस में क्या होता है, इसमें जो सीड प्रोड्यूस होता है, सीड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के किसी भी पार्ट से क्या है, सीड डेवलप हो रहा है ना. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक के केस में सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम द, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट, राइट. मतलब वो मेगास्पोर्स मदर सेल से ना डेवलप होके किसी अदर पार्ट से क्या हो रहा है, सीड आपका डेवलप हो रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक. मतलब आप समझ रहे हो, आप मुझसे बोलोगे मैम वहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो अराइज हो रहा है वो आपका न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से अराइज हो रहा है, ना कि मेगास्पोर मदर सेल से. समझ आ रही है बात. मेगास्पोर मदर सेल आपका एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एम्ब्रियो जो आपका है वो अदर पार्ट से डेवलप हो रहा है. मे बी पॉसिबल कि वो न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट हो सकते हैं. समझ आ रही है. तो ये न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट क्या है, ये स्पोरोफिटिक सेल्स हैं प्लांट के. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट. इस तरीके की एम्ब्रियोनी को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. और ये हमें किसके केस में देखने के लिए मिलती है, ये हमें देखने के लिए मिलती है मैंगो प्लांट में और सिट्रस में, राइट. तो ये केस किसका है आपका, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का, है ना. एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं रिकरेंट एग्मोस्पर्मी. तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट, मतलब अदर पार्ट से डेवलप हुआ है. ये कैसे है, डिप्लॉइड पार्ट है, मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल से क्या हो गया, आपका एम्ब्रियो डेवलप हो गया है, राइट. तो इस तरीके के पार्ट, इस तरीके की एपोमिक्सिस को बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, राइट. ये बात क्लियर है. नेक्स्ट टाइप की जो एम्ब्रियोनी है उसको हम बोलते हैं रिकरेंट एग्मोस्पर्मी. इसमें बच्चों पता है क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो है, जनरली आपका जो एम्ब्रियो है वो जाइगोट से डेवलप हुआ था और वो एक एम्ब्रियो सैक है. इसमें जो आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम द embryo is developed from the megaspore mother cell which is diploid in nature. मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है और मेगास्पोर मदर सेल नेचर में कैसी है, डिप्लॉइड. अगर मेगास्पोर से डेवलप्ड होता तो ये नॉर्मल कंडीशन होती, ये बिफोर मेयोटिक डिवीजन डेवलप्ड हो रहा है. समझ में आ रही है बात. तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो किससे डेवलप्ड हो रहा है, फ्रॉम मेगास्पोर्स मदर सेल, राइट. तो इस तरीके की एम्ब्रियोनी को हम क्या कहते हैं, रिकरेंट एग्मोस्पर्मी. और ये हमें देखने के लिए मिलता है किसके केस में, एप्पल में और पियर में. समझ आ रही है बात. तो इसको भी नोट कर लो. तो यानी कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक बना है, जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो किससे डेवलप हुआ है, इट इज डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर्स मदर सेल से डेवलप हुआ है. ये चीज क्लियर है. ये चीज क्लियर है. तो एपोमिक्सिस क्या है, बेसिकली एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल की तरह काम करता है. क्यों है, क्योंकि आप ये बोलोगे क्योंकि भाई वहां पे सीड प्रोड्यूस होता है और सीड तो किसका इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. पर आप ये बताओगे कि वहां पे जो सीड डेवलप हुआ है वो आपका मेन पार्ट से ना डेवलप होके अदर जो पार्ट्स हैं उनसे डेवलप हुआ है. जैसे न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन गया, तो दिस इज कॉल्ड
एम्ब्रियोनिक। और अगर मेगास्पोर्स मदर सेल से डेवलप हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका टॉपिक पॉलीएम्ब्रियोनी। नाम से पता चल रहा है पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या मतलब है? मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। सिंपल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं। एक से ज्यादा एम्ब्रियो कब बनते हैं? जैसे तुम्हें पता है ये मेरे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर एम्ब्रियो साइक। आपको पता है यार यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको जाइगोट बोलते हैं, एंड जाइगोट इज फर्दर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसके बारे में तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। पर हो सकता है इस ओव्यूल से सराउंडेड जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट, उनके मन में भी आगे कि चलो हम एम्ब्रियो डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे एक ओवरी के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है, हो सकता है न्यूक्लियस भी फर्दर क्या कर रहा हो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहा हो, इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा हो, और जाइगोट तो आपका एम्ब्रियो बनाता ही बनाता है। तो इसका मतलब जाइगोट से भी बन रहा है, न्यूक्लियस से भी बन रहा है, इंटेग्यूमेंट से भी बन रहा है। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। समझ में आ रही है बात? देखो सुनो, अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका न्यूक्लियर से एम्ब्रियो बन रहा है या आपका इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन सकता है, और दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है, मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें ओव्यूल के दूसरे पार्ट भी इन्वॉल्व है,